इस कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ लोकसभा सीट की। लखनऊ लोकसभा सीट पर बीजेपी से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी समर में है, तो वहीं इंडी गठबंधन से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा चुनाव ताल ठोक रहे हैं। वहीं बात की जाए रविदास मेहरोत्रा की, तो आपको बता दें कि वर्तमान में लखनऊ मध्य से सपा के विधायक हैं और भाजपा कैंडिडेट रहे रजनीश गुप्ता को 11,000 मतों से हराकर लखनऊ मध्य विधानसभा की सीट जीती थी। वहीं सपा के लोकसभा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा का राजनीति से पुराना नाता रहा है और कॉलेज के दिनों से ही वह राजनीति को लेकर काफी सक्रिय रहते थे और आम जनमानस के और समाज के मुद्दों को उठाया करते थे। इसी नाते से वह 251 बार जेल जाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा जेल जाने के रिकॉर्ड दर्ज करा चुके हैं। जबकि बसपा से सरवर मलिक हाथी पर सवार होकर चुनावी रण में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने आपको बताया कि ये चर्चित सीट क्यों है और क्या है। तो आपको बता दें कि भाजपा कैंडिडेट रहे रजनीश गुप्ता को 11,000 मतों से हराकर लखनऊ मध्य विधानसभा की सीट जीती थी। वहीं सपा के लोकसभा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा का राजनीति से काफी ज्यादा पुराना नाता भी माना जा रहा है। ये सीट इसलिए भी चर्चित है क्योंकि आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं इंडी गठबंधन से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा वर्तमान में लखनऊ मध्य से सपा के विधायक हैं। ये काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है और चर्चित सीट है क्योंकि आपको बता दें कि यहां से अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से राजनाथ सिंह यहां पे चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडी गठबंधन से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 20,40,367 हैं, जिसमें से पुरुष मतदाता 9,43,815 हैं और महिला मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 10,96,455 है और थर्ड जेंडर 97 है। तो आपने देखा टीवी स्क्रीन पर हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। अब एक और नजर डालते हैं जनादेश की ओर, तो आपको बता दें कि पिछली बार चुनाव में राजनाथ सिंह ने यहां से जीत हासिल की थी, वहीं पूनम सिन्हा को हार का मुंह देखना पड़ा था। एक बार फिर से राजनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में है, तो आपको बता दें कि यह सीट जो है इसीलिए काफी ज्यादा चर्चित मानी जा रही है। आपको बता दें कि इस बार इंडी गठबंधन से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात रविदास मेहरोत्रा की जाए तो आपको बता दें कि इनका राजनीति से काफी पुराना संबंध रहा है और ये कई बार जनता के मुद्दों को लेकर जेल भी जा चुके हैं। रविदास मेहरोत्रा वर्तमान में लखनऊ मध्य से सपा के विधायक भी है और भाजपा कैंडिडेट रहे हैं। वहीं रजनीश गुप्ता को 11,000 मतों से हराकर लखनऊ मध्य विधानसभा की सीट जीती थी। सपा के लोकसभा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा का राजनीति से काफी पुराना नाता भी रहा है। आपको बता दें कि कॉलेज के दिनों से ही वह राजनीति को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय रहते थे और आम जनमानस और समाज के मुद्दों को उठाया करते थे। इसी नाते से वह 251 बार जेल भी जा चुके हैं और जेल जाने का उन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा जेल जाने का रिकॉर्ड भी दर्ज करा चुके हैं। जबकि बसपा से सरवर मलिक हाथी पर सवार होकर चुनावी रण में है और वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी से बात की जाए तो राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है, सपा से पूनम सिन्हा थी और आचार्य प्रमोद कृष्णम थे। वहीं आपको बता दें कि इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था और राजनाथ सिंह जो है वो पिछली बार उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये आप टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। पूरा ग्राफ यहाँ पर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
और लखनऊ की ये सीट काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है बीजेपी से। रविदास मेहरोत्रा वर्तमान में लखनऊ मध्य से सपा के विधायक भी हैं और भाजपा कैंडिडेट रहे रजनीश गुप्ता को 11,000 मतों से हराकर लखनऊ मध्य विधानसभा सीट इन्होंने जीती थी। वहीं सपा के लोकसभा उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा का राजनीति से काफी ज्यादा पुराना नाता रहा है। वहीं आपको बता दें कि इनका मुकाबला राजनाथ सिंह से है। कॉलेज के दिनों में मेहरोत्रा जो है, आपको बता दें कि कई बार जेल भी जा चुके हैं और राजनीति को लेकर काफी सक्रिय भी रहते थे। चलिए, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत राव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी प्रशांत, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आपसे जानना चाहेंगे कि ये काफी हॉट सीट मानी जा रही है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जनता के इस बार और किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है? बिल्कुल नवजीत, जैसे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 2 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ मानी जा रही हैं, जिसमें अमेठी और इसके साथ ही रायबरेली से यहाँ पर जो वर्तमान की सांसद रही हैं वो सोनिया गांधी रही है, लेकिन राज्यसभा से अब वो यहाँ पर सांसद चुनी गई है, तो उसके बाद ये सीट खाली हो गई है और यहाँ पर अब कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही अमेठी, जहां पर राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की स्मृति जुबिन ईरानी ने हराया था, उस जगह पर कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय किशोरीलाल शर्मा यहाँ चुनाव मैदान में है। और अब ये देखा जाए कि प्यादे से प्यादे का काम यहाँ जो हो रहा है, जिस तरीके से क्षेत्र में एक तरीके की जो बातें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब कांग्रेस का वरिष्ठ जो पारिवारिक नाता है, एक तरीके से देवीलाल शर्मा से उनको मैदान में उतारा है। देवीलाल शर्मा ही 30 साल से नेहरू गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, बतौर चाहे फिर राजीव गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो या इंदिरा गांधी के प्रतिनिधि के बतौर पर देवीलाल शर्मा ने इस क्षेत्र में काम किया है। बिल्कुल। चलिए प्रशांत, आपको रोकना चाहेंगे। आपसे सबसे पहले आपको जो है बता दें कि 4 हॉट सीट है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली अगर सीट की बात की जाए तो लखनऊ लोकसभा सीट पर जो है आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है और सपा से अगर बात की जाए तो प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं और प्रत्याशी क्या कुछ मुद्दे लेकर चुनावी मैदान में जा रहे हैं? बिल्कुल नवजीत, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के संसदीय क्षेत्र से यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं और इस बार जिस तरीके से जो यहाँ समीकरण है वो एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी राजनाथ सिंह है और महत्व भी है। उन्होंने 2019 का चुनाव लखनऊ लोकसभा से लड़ा था और उन्होंने विजय पताका फहराई थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की पूनम सिन्हा को राजनाथ सिंह ने हराया था और कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन भी तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार राजनाथ सिंह के सामने समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक रविदास मेहरोत्रा चुनाव मैदान में है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के सरवर मलिक चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में राजनाथ सिंह और इसके साथ ही 2 और प्रत्याशी सरवर मलिक और साथ ही साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन राजनाथ सिंह एक बड़ी शख्सियत है, देश के रक्षा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो चुनाव का यहाँ दिलचस्प मुकाबला है। अगर इन लोगों के राजनीतिक करियर की बात की जाए, क्योंकि 1991 के बाद अटल युग आया था लखनऊ के संसदीय क्षेत्र में और यहाँ 5 बार अटल जी यहाँ से सांसद चुने गए, उसके बाद लालजी टंडन सांसद रहे और फिर बाद में 2019 में यहाँ पर राजनाथ सिंह जी को यहाँ पर जनता ने अपना बहुमत दिया और वो संसद चुनकर पहुंचे। अब फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया, तो वहीं रविदास मेहरोत्रा भी जमीनी नेता माने जाते हैं और वह सबसे पहले जनता दल के टिकट से यहाँ पर विधायक चुने गए थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी की 2012 की सरकार में वो यहाँ पर विधायक चुने गए और उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। लेकिन यहाँ उन्हें 2017 में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर एक बार रविदास मेहरोत्रा ने 2022 में यहाँ जीत हासिल की। इन्हीं मतों के आधार पर और रविदास मेहरोत्रा के द्वारा जो जमीनी स्तर पर काम करने को लेकर समाजवादी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है
और वो क्योंकि मोना पंजाबी समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में लखनऊ शहर में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो कांग्रेस एक गठबंधन पार्टी है, तो ऐसे वोट बैंक पर भी नजर है, मुस्लिम वोट बैंक पर भी नजर है। इसके साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के वोट पर भी पूरी नजर समाजवादी पार्टी बनाए हुए है। तो लखनऊ नगर से लगी हुई है यहाँ पर मोहनलाल गंज जो लोकसभा सीट है, तो इस रविदास मल्होत्रा के टिकट से दोनों जगह यहाँ पर जो पंजाबी वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा। उसको लेकर यहाँ समाजवादी पार्टी ने बड़ी रणनीति बनाई है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने जो है पूनम सिन्हा को भारी मतों से हराया था, इस बार देखने को मिलेगा कि क्या यहाँ परिणाम आते हैं। 20 मई को यहाँ पर मतदान होना है, और अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखा जाए तो 1991 के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ जीतती आई है, और 2024 में क्या होगा ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। लेकिन बीएसपी ने यहाँ मोहम्मद सरवर मलिक को यहाँ टिकट देकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने का जरूर काम किया है। सरवर मलिक जो है 2022 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और इसके बाद उनकी पत्नी यहाँ पर मेयर का चुनाव लड़ चुकी है। तो वोट बैंक जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर बसपा की नजर बनी हुई है, दलित वोट बैंक पर नजर बनी हुई है। अगर ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को अच्छी खासी संख्या में मिलता है तो रविदास मल्होत्रा को थोड़ा नुकसान हो सकता है, जिस पर समाजवादी पार्टी नजर बनाए हुए है, और उसका सीधा फायदा जो है राजनाथ सिंह जी को मिल सकता है। बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए, और जो है अन्य 3 हॉट सीट उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। तो जिस तरीके से प्रशांत ने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, अब चलिए अब बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूपी के 5वें चरण और सबसे हॉट सीट अमेठी के, जहां से एनडीए गठबंधन की बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। यह सीट तो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटकनी दी थी। एक बार फिर से स्मृति ईरानी अमेठी से चुनावी मैदान में है। वहीं इस बार अमेठी सीट से गांधी परिवार के कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। हाँ, कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को चुनावी मैदान में जरूर उतारा है। सोनिया गांधी जब रायबरेली से सांसद थी तो केएल शर्मा उनके सांसद प्रतिनिधि हुआ करते थे। उन्हें गांधी परिवार का बेहद ही करीबी माना जा रहा है। वे आपको बता दें कि बसपा से नन्हे सिंह चौहान ने यहां पर अपना दांव लगाया हुआ है। जी प्रशांत, अगर इस सीट की बात की जाए तो यहां पर कैसा क्या मुकाबला देखने को मिल रहा है? देखिए, अमेठी सीट की बात की जाए तो अमेठी सीट पूरे उत्तर प्रदेश में जो है नजर का माहौल उस पर लोगों का बना हुआ है कि इस बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में है, और उनके सामने गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उसके बाद सोनिया गांधी हो, और खुद राहुल गांधी के प्रतिनिधि बनकर उन्होंने काम किया है, ऐसे प्रत्याशी केएल शर्मा मैदान में स्मृति ईरानी के सामने लड़ रहे हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने नन्हे सिंह को मैदान में उतारा है। ठाकुर नन्हे सिंह काफी जो सक्रिय रहते हैं राजनीति में, समाज सेवा में भी सक्रिय रहे हैं, उस पर जो है आपने वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ठाकुर नन्हे सिंह क्षेत्र में जा रहे हैं और बीएसपी की विचारधारा को गिनाते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के नारे के साथ वो एक बार समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प मुकाबला इस बार ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 चुनाव में राहुल गांधी को यहाँ स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारा था, हालांकि राहुल गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा, और इसके बाद अब 2024 के चुनाव में गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय किशोरी लाल शर्मा उनके सामने मैदान में हैं। हालांकि किशोरी लाल शर्मा 30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में तमाम दलों के नेताओं से अच्छी खासी उनकी जो है पैठ भी, और इसके साथ एक व्यक्तिगत उनके संबंध भी हैं। तो उन्हीं संबंधों के आधार पर लगातार जो है यहाँ कांग्रेस परिवार को जीत मिलती आई है। लेकिन 2019 में हालांकि हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब किशोरी लाल शर्मा खुद चुनाव मैदान में है, जिनके प्रचार को लेकर लगातार जो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी गांव गली में जाकर वोट मांगने का काम कर रही हैं, और उन्होंने यह भी कहा है कि किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को हाई लेवल तक पहुंचाने का काम किया है, और यहाँ सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले उसको लेकर तमाम कारखाने खोले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी का बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा ने हमेशा ही जनहित मुद्दों को लेकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व या सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम किया है। इन्हीं बातों को लेकर प्रियंका गांधी वोट मांग रही हैं। केएल शर्मा नहीं बल्कि गांधी परिवार यहाँ चुनाव मैदान में है, इसलिए आप केएल शर्मा को देखकर नहीं बल्कि गांधी परिवार को यहाँ पर
देखकर वोट डालें और केएल शर्मा को जिताकर जब यहाँ भेजेंगे और केंद्र में सरकार बनेगी तो जो भी यहाँ विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रुके हुए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। चाहे खाद का कारखाना हो, विमान का जो कारखाना हो वो, उसके साथ ही जो तमाम जो कारखाने खोले गए थे कांग्रेस के सरकार में उनको चलाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। ये जो वादे है वो प्रियंका गांधी क्षेत्र की जनता से कर रही हैं। हालांकि देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो स्मृति ईरानी के सामने केएल शर्मा यानी किशोरीलाल शर्मा हल्के प्रत्याशी नहीं है। 30 साल से वो राजनीति कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता उन्हें जानती है। हर जनता के जो संभ्रांत लोग हैं उनसे उनका खासा परिचय है। तो ऐसे में कड़ी टक्कर स्मृति ईरानी को केएल शर्मा देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि परिवर्तन का माहौल भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में वहीं अगर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान बसपा के प्रत्याशी नन्हे सिंह चौहान कर सकते हैं क्योंकि चौहान बिरादरी में वो पैठ बनाते हुए यानी क्षत्रिय बिरादरी में पैठ बनाते हुए स्वजाति लोगों से एक बार बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। और यह भी गिनाया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी चीफ मायावती ने सबसे ज्यादा क्षत्रिय लोगों को टिकट दिया है। इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी भागीदारी के हिसाब से बीएसपी अगर टिकट दे रही है तो समाज को भी बहुजन समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। यही वादे हैं और इसके साथ ही सुशासन हो, प्रशासन हो या फिर मायावती का कार्यकाल हो, इसी बात को गिनाकर नन्हे सिंह चौहान भी वोट मांग रहे हैं। चलिए बिल्कुल आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अगली तीसरी बड़ी खबर पे जाएंगे तो यूपी में 5वें चरण की तीसरी हॉट सीट रायबरेली है। यह सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है जहां से सोनिया गांधी सांसद थी। वहीं अब कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है जबकि बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह और बसपा से ठाकुर प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस से 2010 में पहली बार और 2016 में दूसरी बार विधान परिषद सदस्य बने थे। 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें रायबरेली से सोनिया गांधी के मुकाबले में मैदान में उतारा था। दिनेश ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा और उनकी उम्मीदवार की वजह से सोनिया गांधी के वोटों का ग्राफ काफी नीचे आया। वही बात की जाए 2022 में तो वह भाजपा के टिकट पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और आपको बता दें कि एमएलसी बने हैं। वही जानेंगे प्रशांत राव, यहाँ पर अगर बात की जाए तो मुकाबला कैसा देखा जा रहा है? मुकाबला 2019 में के चुनाव में भी यहाँ दिलचस्प था। जिस तरीके से सोनिया गांधी यहाँ चुनाव मैदान में लड़ रही थी लेकिन 8% से जो उनका है यहाँ पर जो वोट गिरा था वह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन चुका था। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दांव लगाया है और इस बार उनके सामने और कांग्रेस से राहुल गांधी चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में रायबरेली सीट भी बड़ी हॉट सीट है। तो वो बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर ठाकुर प्रसाद यादव को चुनाव मैदान में उतारा है और क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है तो ऐसे में ठाकुर प्रसाद यादव को उतार कर एक बार यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा मैसेज भी दे दिया है। अगर कहीं ठाकुर प्रसाद यादव अपने स्वजाति वोटों में अच्छा पैठ बनाते हैं और एक मैसेज देने का काम करते हैं तो राहुल गांधी का जो भरोसा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर यादव का वो कट सकता है। ठाकुर प्रसाद यादव ने अगर अपने समाज में सही पैठ बनाई। इसके साथ ही रायबरेली में जिस तरीके से अनुसूचित जात का जो वोट है वो हमेशा से एक माना जाता था कि वो सबसे ज्यादा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जाता था लेकिन ठाकुर प्रसाद यादव अगर इस वोट में भी कहीं पैठ बना पाए तो वो नुकसान जो है कांग्रेस को मिल सकता है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। लेकिन फिर भी क्योंकि राहुल गांधी यहाँ चुनाव मैदान में है, पहले यहाँ पर सोनिया गांधी चुनाव जीतती आई हैं लेकिन इस बार राहुल गांधी और इसके साथ ही कांग्रेस परिवार से ही निकले हुए दिनेश प्रताप यहाँ पर चुनाव मैदान में है तो काफी यहाँ टक्कर देखने को मिल रही है। राहुल गांधी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में डेरा जमाए हुए हैं। गांव गली नुक्कड़ सभाएं करके कांग्रेस पार्टी की नीति जो मैनिफेस्टो है उनका वो गिराने का काम किया जा रहा है जिसमें शिक्षा है, रोजगार है, बेरोजगारी है और सबसे अहम मुद्दा अगर यहाँ पर नवजीत देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर जो वादा उन्होंने किया है उसे गिराने का काम कर रही है। और साथ ही साथ जो मुद्दे यहाँ बने हुए थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो भी मुद्दा यहाँ बनाया हुआ है। बेरोजगारी का मुद्दा बनाया हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, गांधी के लिए वोट मांग रही है और साथ ही साथ भाजपा के साथ भी उनके कई मैसेज हैं जिसमें चाहे उनकी दादी हो चाहे उनके पिता
रानी हो, उनकी हत्याएं हुई, उस आधार पर भी वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पे भी कटाक्ष कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके व्यक्तिगत जीवन में या फिर उनके पिता हो या उनकी दादी हो या उनके दादा हो, उन पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष कर रही, उनको भी गिनाकर एक बार प्रियंका गांधी अपने पक्ष में वोटों को करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल प्रशांत, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से जानकारी दी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज संसदीय सीट लंबे समय से लगातार सुर्खियों में रही है। इसकी वजह यह भी है कि यहां से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर देश के कई नामचीन महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कैसरगंज संसदीय सीट 2 जिले बहराइच और गोंडा की 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनाया गया है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा लगातार 4 बार संसद चुने गए हैं और इसी के साथ यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। 2019 में आम चुनाव में कैसरगंज संसदीय सीट पर बीजेपी ने क्षेत्र के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को मैदान में उतारा और उन्होंने जीत हासिल की। यहां पर इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनके खिलाफ सपा के नरेंद्र पांडे चुनावी मैदान में है। जी प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये सीट की बात की जाए तो लगातार ये सुर्खियों में रही है, वहीं इस बार ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट ना देकर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। क्या लगता है कैसा मुकाबला देखने को मिल सकता है अब? नवजीत, देखिए, कैसरगंज सीट देश के लिए बड़ी चर्चाओं का विषय बनी हुई थी और जिस तरीके से दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलने के नाम पर रखे जो संसद बना हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। उनके बेटे करण को यहाँ पर टिकट दिया है और उसके बाद नामांकन दाखिल हुआ। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया गया है, हालांकि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण के मन में कोई मलाल तो है, टीस तो है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इज्जत बचाने का काम किया और उनके बेटे को टिकट दे दिया है। लेकिन अब की बार जो यहाँ मुकाबला देखा जाए वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह का उत्तर प्रदेश में जो दबदबा रहा है, उसको कहीं ना कहीं जो महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग भले ही दबाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध जताया है, विरोध प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर कई 100 पोस्ट किए गए हैं। यह मुद्दे क्षेत्र में हावी है और इसको लेकर व्यक्तिगत जो है टिप्पणी ब्रजभूषण शरण सिंह पर की जा रही है और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी यह भी प्रचार करने में जुटी है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है, लेकिन परिवारवाद देखने को मिल रहा है। ब्रजभूषण शरण के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम था कि उसने महिला पहलवानों के साथ अभद्रता की, उनका यौन शोषण किया और इसके साथ खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने केवल चेहरा बदला है, बल्कि खून एक ही है, एक ही परिवार में सांसदी रहेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में वोट मांगने का काम कर रही है। बीएसपी की तरफ से देखा जाए, बीएसपी की तरफ से भी वहाँ जो है मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं, वो बीएसपी के शासन काल के दौरान किए गए विकास कार्यों को लेकर यहाँ वोट मांगने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस सीट पर लंबे समय तक बेनी प्रसाद वर्मा का यहाँ कब्जा रहा है और क्षेत्र में उनका काफी जो व्यवहार रहा है। लेकिन इस बार यह सीट जो है समाजवादी पार्टी के पास है। अब कितना करिश्मा समाजवादी पार्टी कर पाती है तो आने वाले समय में बता पाएगी और ब्रजभूषण शरण का दबदबा कितना कायम है ये तो जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 तारीख का परिणाम साफ बता देगा कि ब्रजभूषण शरण का जो दबदबा है वो कायम रहा या फिर टिकट के जैसे उनका फिर एक बार हाल होगा कि उनका जो है दबदबा क्षेत्र खत्म होता है या जनता उनके ऊपर विश्वास उनके बेटे पर कायम रखती है नहीं। बिल्कुल प्रशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है खबरों पर जिस तरीके से आपने अपडेट दी और विस्तार से बताया। जिस तरीके से 4 हॉट सीट को लेकर हमने 4 बड़ी खबरों में बताया। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।